कुछ देर और रुकेंगे, फिर अपनी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। काफी बच्चे अब ज्वाइन हो रहे हैं। और जो भी बच्चे अब ज्वाइन हुए हैं उन सभी को मैं यही बोलूंगा कि नेक्स्ट क्लास से आप लोग को क्या करना है, 5 मिनट पहले, जैसे कि हमारी क्लास ये 7 बजे से है, तो आपको 6:55 से कोशिश करना है कि 6:55 में आप सभी को क्लास ज्वाइन कर लेनी है। कई बार नेटवर्क इशू होने के कारण आप लोग क्लास लेट से एंटर करोगे तो काफी चीजें शुरुआत के छूट जाएंगी। और जब शुरुआत के कुछ चीजें छूट जाएंगी तो हो सकता है मैथ्स में सभी चीजें एक दूसरे से लिंक होती है, तो आपको कोई परेशानी ना हो, सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, आपको क्लास को 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेनी। जो भी बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि नेक्स्ट क्लास से आप लोग क्लास को 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लें। और अगर किसी की आज फर्स्ट क्लास है तो वो मुझे बता देंगे कि आज उनकी फर्स्ट क्लास है। चलिए तो कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास। सबसे पहले ये बताओ, होमवर्क में कोई डाउट है या नहीं? अगर कोई भी बच्चा का होमवर्क में नहीं डाउट है तो हम लोग आगे की चीजें को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग कोई नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब आपसे एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 बन गई होंगी। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन थे। 3.1 और 3.2 में काफी आसान क्वेश्चन थे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर मैं याद दिलाऊं तो आप सभी को रेखा, रेखाखंड और किरण मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया। इसके बारे में अब मैंने ये बताया पहचानोगे कैसे। रेखा में दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान बना होता है, रेखाखंड में किसी भी सिरा पर तीर का निशान नहीं बना होता, और किरण में एक सिरा पर तीर का निशान बना होता है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सभी चीजों पे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। और क्या, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो अब आप सभी को क्या करना है, आप सभी को पता है जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो किसी भी बच्चे को चैट सेक्शन में आंसर नहीं देना है। किसी को भी अपने आप को अनम्यूट कर कर बोलना नहीं है उसका आंसर। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बोलेगा नहीं। आप सभी को क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो अभी आप सभी के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी, आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ये क्वेश्चन पिछले क्लास पे बेस्ड है, वो सारी चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको इनमें से पहचानना है कि इसमें से रेखा कौन सी है। तो आप सभी लोग जाओ पोल सेक्शन में और पोल सेक्शन में आंसर करोगे। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखेगा। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके भी आंसर नहीं बताएगा। सभी लोग ध्यान से देखें, 4 ऑप्शन है, इसमें से रेखा कौन सी है। तो रेखा के बारे में मैंने क्या बताया, इसे याद करो और देखो। खुशी भारद्वाज के नाम से जो भी बच्चा है उन्होंने फिर से चैट में आंसर दिया है। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि आपको चैट में किसी को भी आंसर नहीं देना है। आप पोल सेक्शन में जाए, और पोल के बारे में नहीं पता है तो वो भी आप चैट में लिख दो, मैं पोल के बारे में आपको बता दूंगा। तो इन आकृतियों में से काफी आसान क्वेश्चन थे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या। तो यहां हम लोग को रेखा पहचाननी थी। तो रेखा के बारे में मैंने क्या बोला, एक ऐसी लकीर जिसके दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान बना होगा उसे हम रेखा कहेंगे। तो रेखा को पहचानने की सबसे आसान तरीका, उसे आपको देखना है दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान कहाँ बना हुआ है। तो अब आप चारों ऑप्शन को जब देखोगे, ए बी सी और डी को, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी दिखेगा जिसमें दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान बना हुआ है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखो तो ऑप्शन नंबर ए में एक ही सिरा पर तीर का निशान बना हुआ है, और ऑप्शन बी और सी में एक भी सिरा पर तीर का निशान नहीं बना हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी
यह एक रेखा है क्योंकि इसके दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी आज की पहली टॉपिक को पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइन। जैसे पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ा, रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में पढ़ा। तो हम देखते हैं कि लाइंस कितने प्रकार की होती है, रेखा कितने प्रकार की होती है। तो रेखा बेसिकली अगर देखो तो दो प्रकार की होती है, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा। जबकि आप देखो तो यहाँ पर मैंने एक और लाइन लिख रखा है, परपेंडिकुलर लाइंस, यानी लंबवत रेखा। तो ये लंबवत रेखा क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, वह एक प्रतिच्छेदी रेखा की ही एक स्पेशल टाइप है। तो अभी के लिए आप क्या समझो, रेखा दो प्रकार की होती है, प्रतिच्छेदी और समांतर, यानी इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर कोई दो रेखा इस तरीके से स्थित हो कि वो दोनों एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही हो, जैसे मैंने अगर यहाँ पर एक एक रेखा बनाई यू भी, आपको दिख रही होगी एक रेखा यू भी जो मैंने लाल कलर की बनाई, अगर इसे ही काटते हुए दूसरी रेखा जा रही है एस टी, तो इस तरीके से जो दूसरी रेखा पहली रेखा को काटते हुए जा रही है, तो ऐसे रेखा को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है, या कह सकते हैं एक बिंदु पर काटती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में और आपको क्या जानना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में एक चीज और जानना, कि एक बिंदु ऐसी होगी जो दोनों ही रेखा पर स्थित होगी। अगर इस फिगर की आप बात करो तो यहाँ पर आप ध्यान देना, अगर बिंदु ओ की बात की जाए, ये बिंदु ओ की अगर बात करें, तो बिंदु ओ को आप देखो तो ये यू भी रेखा पर भी स्थित है और बिंदु ओ एस टी रेखा पर भी स्थित है। तो बिंदु ओ के बारे में हम क्या कहेंगे, यह यू भी रेखा पर भी स्थित है और बिंदु ओ एस टी रेखा पर भी स्थित है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, एक पॉइंट ऐसी मिलेगी जो दोनों ही रेखा पर स्थित होगी। अगर मैं इसे दिखाऊं तो कुछ आप सभी को मेरी पेन अगर दिख रही हो तो दो प्रतिच्छेदी रेखा आप सभी को इस तरीके की दिखेगी, दोनों एक दूसरे को काटते हुए गुजरेंगी। तो जब भी कोई दो रेखा एक दूसरे को काटते हुए गुजरे तो उसे क्या आप नाम दोगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहोगे। आपको कोई जरूरी नहीं है कि इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को आप अपने कॉपी में लिखो। आप क्या करो, एक हेडिंग लगाओ प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये वाली डायग्राम को आप बना लो। इससे आपको याद रहेगी कि प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, एक दूसरे को काटते हुए गुजरती है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा यानी समांतर रेखा, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी पैरेलल लाइंस। तो अप्रतिच्छेदी का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, ऐसी रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। तो जो प्रतिच्छेद ना करेगा उसे क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी। और जो भी दो रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हो उसे क्या कहेंगे, समांतर रेखा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे, कभी प्रतिच्छेद ना करे मतलब एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, तो अगर काटते हुए कभी नहीं गुजरेगी तो ऐसी दो रेखा को क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। आप इसको कभी भी बढ़ाओ, जैसे यहाँ पर मैंने दो रेखा बना रखा है ए बी और पी क्यू। अगर मैं इसे नाम दूं तो ए बी और पी क्यू मैंने नाम दे दिया। अब आप इस रेखा को आप दोनों ही दिशाओं में कितना भी बढ़ाओ, आप यह देख पाओगे कि मैं इसे कितना भी बढ़ाऊं, कभी भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो जब दो रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस कहेंगे। पैरेलल लाइंस में और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, पहली बात ये ध्यान रखना कि ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो ये रेखा और ए बी रेखा और पी क्यू रेखा के बीच में आप देखो तो हमेशा ये जो दूरी होगी, ये दूरी हमेशा समान होगी। आप कहीं पर से इसे आप मापो
तो ये दूरी आपको समान दिखेगी। दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, इक्वल रहेगी। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो रेखा अगर पैरेलल है, दो लाइंस अगर पैरेलल है, तो आप कैसे लिखोगे? ए बी पी क्यू के पैरेलल है, उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, ए बी, फिर दो लाइन खींचते हैं इस तरीके से, फिर दूसरी रेखा पी क्यू को लिख देते हैं। इसे आप क्या पढ़ोगे? ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अगर हिंदी में आप पढ़ो तो क्या पढ़ोगे? ए बी पी क्यू के समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी रेखा पी क्यू रेखा के समांतर है। ये सभी लोग ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड आपके होमवर्क भी आपको मिलेगा। तो जब भी इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि ए बी रेखा और पी क्यू रेखा एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो ये दो लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर मैं ये बोलूं कि एक रेखा मैंने कुछ इस तरीके से बना के दे दी, दूसरी रेखा यहां पर बना के दे रखी है, पी क्यू एंड एक्स वाई। अगर मैं ये पूछूं कि ये दोनों रेखाएं समांतर है या नहीं है, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि ये दोनों रेखाएं समांतर है या नहीं है। तो दो रेखाएं समांतर है। अगर पिक्चर में, इस डायग्राम में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस दोनों ही रेखा के बीच में एक इस तरीके का तीर बनाना पड़ेगा। तो ये तीर का निशान का मतलब क्या होता है? ये दिखाता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो ये भी चीज ध्यान देना कि अगर आपको दो रेखा पूछी जाए कि ये दोनों समांतर है या नहीं, तो ध्यान देना कि उस पे बीच में तीर का निशान अगर है तो आप कहोगे कि हाँ ये दोनों समांतर है। ये समांतर का चिन्ह होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा के बारे में पढ़ा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? एक दूसरे को काटते हुए गुजरेगी। और अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को काटेगी नहीं। और जो भी दो रेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं उसे क्या कहेंगे? समांतर कहेंगे। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में बताओगे समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन से मिलती जुलती चीज आप कहीं देखते हो क्या? आप अपने लाइफ में दो समांतर रेखा कहाँ देखते हो, या समांतर रेखा से मिलती जुलती चीज आप कहाँ देखते हो? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ट्रेन की पटरी, रेलवे ट्रैक, बिल्कुल सही। तो ट्रेन की जो दो पटरियां होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि मैंने एक ट्रेन की पटरी लगा के रखी है। तो इसमें आपको दिखेगी कि ये दोनों जो पटरियां हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। और ये दोनों हमें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा की तरह देख सकते हैं। ट्रेन की पटरी दो समांतर रेखाएं की एक उदाहरण हो सकती है। आप इसे लिखोगे कैसे? आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए बी समांतर है पी क्यू के। तो ये चीज आप ध्यान देना कि जब भी आपको समांतर को दर्शाना हो तो इस तरीके से दर्शाओगे, ए बी पी क्यू के समांतर है। अगर ये समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा में आपको सभी चीजें समझ में आ गई जो भी मैंने आपको बताया। बिल्कुल, जेब्रा क्रॉसिंग को भी हम कह सकते हैं कि समांतर होती है। अगर इतनी सारी चीजें समझ में आ गई तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई टाइप करेंगे। और अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो वो लोग अपना डाउट लिख देंगे। एन कोई नहीं लिखेगा। अगर डाउट है, आप अगर एन लिखते हो तो मुझे पता नहीं चलता कि आपका डाउट क्या है। तो आपका अगर कोई डाउट है तो पूरा डाउट लिखोगे, क्या डाउट है, और अगर समझ में आ गई है तो आप वाई लिखोगे। और कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना अगला टॉपिक यानी लंबवत रेखा देखते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो स्टार्ट करने के पहले ही मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर लाइंस कोई स्पेशल प्रकार है प्रतिच्छेदी रेखा की। प्रतिच्छेदी रेखा में अगर याद दिलाओ तो दो रेखा अगर एक दूसरे को काटते हुए गुजरे तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर दो रेखा बनाऊं, ये दोनों जो रेखाएं आपको दिख रही है, ये प्रतिच्छेदी हैं या नहीं? सबसे पहले ये बताओ कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या नहीं, इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो आप कहोगे हाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट के गुजर रही है। तो जब काटते हुए गुजरेंगी
तो ये दोनों रेखाएं बिल्कुल इंटरसेक्टिंग है, यानी प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी का ही एक स्पेशल टाइप है। अगर कोई दो रेखा, दो लाइन इस तरीके से प्रतिच्छेद करे कि उनके बीच का जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है, यानी समकोण है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लंबवत रेखा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है, तो जिन बाकी सब बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे मेरी आवाज आप तक सही तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर बता दें मेरी आवाज सही से पहुंच रही है या नहीं। ठीक है, तो बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज सही से पहुंच रही है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब भी दो रेखा एक दूसरे को इस तरीके से काटे, सभी लोग ध्यान से सुने, जब भी कोई दो रेखा एक दूसरे को इस तरीके से काटे कि उन दोनों के बीच बना हुआ कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसे दो रेखाओं को लंबवत रेखा कहते हैं। तो अगर उन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तब लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक रेखा मैंने ए बी बना रखी है और दूसरी रेखा मैंने एक्स वाई बना रखी है। इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ मैंने ये दिखा के रखा है। तो इन दोनों के बीच कोण 90 डिग्री का बन रहा है, यानी 90 डिग्री का बन रहा है। तो ऐसे ऐसे दोनों रेखाओं को लंबवत रेखा यानी पर, जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट रखा है अपने म्यूट कर लें। धर्मवीर के नाम से जो बच्चा है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे आप लोग को, अगर दो रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बने तो उसे हम क्या कहेंगे? लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइंस। एक चीज और ध्यान देना, आप जिस तरीके से मैंने बताया कि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो पैरेलल किस तरीके से लिखते हैं? ए बी और उसके बीच दो लाइन देते हैं, फिर पी क्यू लिखते हैं। इसका मतलब ए बी और पी क्यू एक दूसरे के समांतर है। उसी तरीके से अगर मुझे ये दिखाना हो कि ए बी रेखा एक्स वाई रेखा के लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है, तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे? इसे हम लिखेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यानी ये चिन्ह आप ध्यान देना जो मैंने बीच में लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? ए बी एक्स वाई के लंब है। ठीक है, मेरी आवाज सभी तक आ रही है या नहीं? आप लोग यस नो लिख, क्योंकि काफी बच्चे लिख रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। तो आप लोग ये बता देना मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो आ रही है। तो ए बी और एक्स वाई अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है यानी लंब है, तो आप कैसे लिखोगे? ए बी, बीच में ये ध्यान से देना, देखना ये वाली जो चिन्ह है ये दर्शाती है कि एक्स वाई और ए बी दोनों रेखा एक दूसरे के लंब है। तो इसे आप पढ़ोगे कैसे? ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, और हिंदी में क्या पढ़ोगी? ए बी एक्स वाई पर लंब है। तो यही दिखाता है ये दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब है। लंब के बारे में एक चीज और ध्यान देना आप लोग, कभी भी अगर मैं इस तरीके से बना दूं, अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाओगे और चैट सेक्शन में मुझे ये लिखकर बताओगे एक्स वाई रेखा और एम एन रेखा लंबवत है या नहीं है। सभी लोग चैट सेक्शन में जाएंगे और लिखकर बताएंगे एम एन रेखा जो मैंने अभी बनाई है ये दोनों लंबवत है या नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर है कि लंबवत है, लेकिन आप सभी को सुनकर ये अजीब लगेगा कि एम एन रेखा और एक्स वाई रेखा लंबवत नहीं है। हम जरूरी नहीं है, लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हम ये कह नहीं सकते। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सभी लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों की आंसर गलत आए। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि आप लोगों ने गलती क्या की। तो एम एन रेखा और एक्स वाई रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये देकर नहीं रखा है। तो जब देकर नहीं रखा है तो आप ये कह नहीं सकते कि ये 90 डिग्री बन रहा होगा, ये लंबवत है। अगर मैं कुछ इस तरीके से यहां बना देता, ये चिन्ह पे आप ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों के बीच में इस तरीके का एक सिंबल बना देता
तब हम ये कहेंगे कि इन दोनों रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर इस तरीके का कोई चिन्ह नहीं बनाई हुई है तो आप कहोगे एमएन रेखा और एक्स वाई रेखा एक दूसरे पे लंब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये चीज आपको समझ में, ये काफी महत्वपूर्ण चीज थी। ये चिन्ह के बारे में आपको ध्यान देना है। कब पता चलेगी कि वहां पे 90 डिग्री बन रहा है? वो चिन्ह को ध्यान देना, जब भी कुछ इस तरीके का चिन्ह बना रहेगा तभी आप कहोगे कि ये दोनों रेखाएं लंबवत है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो यस लिखो, और अगर कोई डाउट है तो बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ये चीज गलत हो गई थी। तो दो रेखाएं लंब आप सिर्फ देखकर नहीं डिसाइड करोगे कि ये हो सकती है लंब, वहां पर या तो दी हुई होनी चाहिए कि 90 डिग्री है, या कुछ इस तरीके का चिन्ह बना के दिया होना चाहिए। तो जब ऐसा चिन्ह बनाएगा तभी आप बोलोगे कि ये दोनों रेखाएं दूसरे पर लंब है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? प्रतिच्छेदी रेखा, लंबवत रेखा और समांतर रेखा। अब एक चीज आप सभी लोग चैट सेक्शन में ही लिखकर बताना। मैं यहाँ पर दो रेखा बना रहा हूं, आप सभी लोग बताओगे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है या नहीं है। यहाँ पर मैंने जो एक्स वाई और ए बी बनाई, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है या नहीं है? ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहे हैं कि यस, प्रतिच्छेदी रेखा है। अब देखते हैं कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा नहीं। तो ये देखना, जो भी बच्चे ये बोल रहे हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, जिनका आंसर नो है, वो ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं रेखा के बारे में मैंने ये बताया कि आप उसे दोनों ही दिशाओं में बढ़ा सकते हो, तो अगर मैं ए बी और एक्स वाई के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई तो नहीं दिख रही है, एक दूसरे को काटते हुए नहीं दिख रही है। बट आप जब इसे बढ़ाओगे, दोनों ही रेखाओं को अगर मैं बढ़ाऊं, अगर मैं ए बी रेखा को भी बढ़ा दिया और एक्स वाई रेखा को भी मैं बढ़ा दिया, तब आपको दिखेगा कि बढ़ाने के बाद ये दोनों रेखाएं आगे जाकर किसी एक बिंदु पर काटती हैं। तो किसी बढ़ाने पर भी किसी एक बिंदु पर काट रही है, तो ये दोनों रेखाएं ए बी रेखा और एक्स वाई रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो ये सभी लोग ध्यान देंगे। अगर आप उसे बढ़ाने पर भी वो आगे जाकर काटेंगी तो वो दोनों क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। तो आप सभी को ये तीनों चीज काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये सभी चीज प्रतिच्छेदी, लंबवत और समांतर रेखा में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब क्या होगा, आप सभी को आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखने वाला है, और सभी को पता है आंसर कहाँ करना है। कोई भी चैट सेक्शन में नहीं करेगा, बोलकर नहीं करेगा, सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो आपके सामने क्वेश्चन रहा, इसमें से लंबवत रेखा कौन सी है? आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो और ये बताओ कि इसमें से लंबवत रेखा कौन सी है। अभी आपको पोल में कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। अब आप लोग देखो, आप सभी को पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन दिख रही होगी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। तो जितने भी बच्चे हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और ये बताना है कि इसमें से लंबवत रेखा कौन सी है। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जाएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, जो भी आंसर कर देते हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि आप लोग जैसे ही आंसर करते हो, मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर कर दिया है। कुछ देर वेट करेंगे, जैसे ही सब बच्चे आंसर कर लेंगे फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन थे इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो हमने पूछा कि इसमें से लंबवत रेखा कौन सी है, यानी परपेंडिकुलर लाइंस। तो काफी बच्चों के आंसर आए हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो कोई बोला ही नहीं है, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये दोनों तो परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है, ये साफ दिख रही है। अब हम देखते हैं कि हमारा, अगर मैं बताऊं इसका सही आंसर, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। तो वो बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर डी गलत क्यों हो गया। तो आप ये देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि लंबवत रेखा, ये परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या चाहिए, दो रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए।
अब यहाँ पर ना तो ऑप्शन बी ना ही ऑप्शन डी में इन दोनों ही जो रेखा दी गई है इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है ये देकर तो नहीं रखी हुई है, कहीं पर भी ये देकर नहीं रखा हुआ है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी को ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो ये चिन्ह बना के दी हुई है ये वाली, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इन दोनों रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है। वहीं ऑप्शन डी की बात करूं तो यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं दिया, हम ये कह नहीं सकते ये दोनों रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जिनका भी आंसर गलत था वो सभी लोग चैट सेक्शन में जाकर बताएं आपको ये समझ में आ गई या नहीं आई। सभी लोग यस या नो लिखकर बताएंगे आपको समझ में आ गई या नहीं आई। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप सभी को फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको फिर से पहचानना है कि इनमें से समांतर रेखा कौन सी है। अब आप सभी को पोल में क्वेश्चन दिखेगा, आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी या डी में कौन सी समांतर रेखा है। बताना है कि कौन सी समांतर रेखा है, ऑप्शन ए बी सी या डी। कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन थे। फिर से हम सतबीर वर्मा के नाम से जो है अपने आप को सभी लोग म्यूट रखें। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करता है तो पूरे क्लास को उसके शोर सुनाई देती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा कौन सी है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ए बी सी या डी। पैरेलल लाइंस को अगर मैं याद दिलाऊं, समांतर रेखा को याद दिलाऊं, तो मैंने ये बोला कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे, आप उसे कितना भी बढ़ाओ प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो उसे ही पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ऑप्शन ए और सी तो आपको दिख रही होगी कि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो सही उत्तर होगा ही। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी या डी को। तो काफी बच्चों के आंसर आए हैं ऑप्शन बी और काफी बच्चों के आंसर आए हैं ऑप्शन डी। तो जब मैं अभी समांतर रेखा के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने अभी आपको बताया समांतर को दर्शाने के लिए उन दोनों ही रेखाओं पर एक तीर का निशान बना होगा बीच में। तो ये क्या दर्शाता है कि ये दोनों जो रेखाएं दी रखी है ये दोनों समांतर है। ऑप्शन बी को की अगर बात करें तो ये भी देखने में तो लग रही है कि ये दोनों रेखा समांतर है। बिल्कुल ये देखने में दोनों ही रेखा समांतर ही लग रही है, बट यहाँ पर बीच में कहीं भी कुछ समांतर का चिन्ह नहीं बना के दे रखा है, इसलिए हम कहेंगे बी समांतर है या नहीं ये हम कह नहीं सकते। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन भी बच्चों का आंसर गलत हो गया था वो सभी लोग ये नोट करें कि आपका गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपने ये बीच का चिन्ह नहीं देखा। तो दो समांतर रेखा में बीच में हमेशा तीर का निशान बना रहेगा, उससे पता चलती है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, सेम इसी तरीके से आप सभी को जाना है पोल सेक्शन में और पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। आपको बताना है कि दो लंबवत रेखा के बीच कोण कितने डिग्री का बनता है। सभी लोग जाएं पोल सेक्शन में आंसर करें। लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 60 डिग्री। काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करेंगे, तुरंत ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जाएं जल्दी से आंसर करें। बस कुछ सेकंड और रुकेंगे फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है। मैंने कई बार बताया दो लंबवत रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है।
ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो दो लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। तो लंबवत रेखा जब भी आप देखो तो आपको याद क्या आना चाहिए, समकोण। दो रेखा के बीच अगर समकोण बने तो ऐसी दो रेखाओं को लंबवत रेखा कहते हैं। समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर साफ है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। यानी दो लंबवत रेखा यानी दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर डाउट नहीं है तो आप सभी लोग यस लिखोगे। आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाओगे, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग यस लिखो। अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज की अपनी टॉपिक देखते हैं कि अब हम आगे इसके क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइड्स एंड एंगल्स यानी भुजाएं और कोण के बारे में पढ़ें। अब देखो, भुजाएं और कोण किसकी होती है। तो आप सभी लोग, जिन जो भी बच्चे फर्स्ट क्लास से क्लास कर रहे होंगे, तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था, ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृति और उनसे रिलेटेड उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब आकृतियों और उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी आकृति, चाहे वो बंद हो या खुली हो, खुली आकृति और बंद आकृति के बारे में भी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताई थी। तो कोई भी आकृति अगर कुछ रेखा खंड से मिलकर बनी हुई है, फिर से ध्यान से सुनना, कोई भी आकृति, कोई भी फिगर अगर कुछ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, मतलब कुछ रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है, तो वो सभी रेखाखंड यानी उन सभी लाइन सेगमेंट को उस आकृति की साइड्स यानी भुजा कहते हैं। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर एक, ये कोई भी आकृति हो, पता नहीं ये क्या है, आप सभी को पता होगा कि यह एक त्रिभुज है, लेकिन फिर भी ये जो भी आकृति है यह आपको एक बंद आकृति दिख रही है। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी, तो आपको दिख रही होगी कि यह एक तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी है। अगर उन रेखाखंड की मैं बात करूं तो यह आकृति जो त्रिभुज है, ए बी सी एंड ए सी, ये तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। अगर मैं ए बी की बात करूं तो ये वाली, ए सी की बात करूं ये वाली, और बी सी की बात करूं तो ये वाली। तो ए बी, ए सी और बी सी से मिलकर बन रखी है। तो इन्हीं तीनों रेखाखंडों को इस त्रिभुज की भुजा यानी इसकी साइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो भुजा को मैं और अगर डिटेल में बताऊं तो आप सभी को अभी यहाँ पर दो चतुर्भुज दिख रहे होंगे। अगर मैं इसे नाम दूं ए बी सी डी, तो आप अगर चतुर्भुज की बात करो तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो चतुर्भुज है, ये चार रेखाखंड से मिलकर बनी है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। यानी ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो इन चारों रेखाखंडों को क्या बोलेंगे, इस चतुर्भुज की भुजा बोलेंगे। तो कोई आकृति जिस रेखाखंड से मिलकर बनी रहेंगी तो उसे ही हम उस आकृति की भुजा कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कोण यानी एंगल किसे कहते हैं। तो किसी भी आकृति में जहां पर भी दो रेखाखंड मिलते हैं, अगर मैं इसे नाम दूं ए बी सी डी, तो यहां पर आप देखो, एक रेखाखंड मैंने ए बी को लिया और दूसरी भुजा बी सी ली। तो जहां पर भी दो भुजा मिल रही है, ए बी भुजा और बी सी भुजा जहां पर मिल रही है यानी बी पर मिल रही है, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। तो यहाँ पर क्या बना, एक कोण बना। इसी तरीके से ए बी भुजा और ए डी भुजा यहाँ ए पर मिल रही है, तो यहाँ पर भी एक कोण बनी। तो एक कोण एंगल बी पे बनी, एक कोण ए पर बनी। उसी तरीके से ए डी भुजा और सी डी भुजा जहां पर बनी मिलेगी, तो यहाँ पर भी एक कोण बनी ये वाली। और उसी तरीके से ये भी एक कोण बनी सी डी भुजा और बी सी भुजा के मिलने से। तो किसी भी आकृति में जहां पर भी दो भुजा मिलेगी वहां पर एक कोण बनेगी ही बनेगी। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना कि अब मैं जब भी कोण की बात कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जब भी मैं कोण की बात कर रहा हूं तो आप लोग क्या करोगे, अंदर वाले कोण की सोचना।
मतलब अंदर वाले कोण की बात मैं कर रहा हूँ। जो भी चर्चा होगी अंदर वाले कोण की होगी। मतलब जहां पर भी दो भुजा मिलती है तो एक कोण तो अंदर में मिलता है, बनता है ये वाली। जैसे मैं अगर एक त्रिभुज बनाऊं तो यहाँ पर एक कोण अंदर की तरफ बन रही है और एक कोण इसके बाहर की भी तरफ बन रही है। तो अभी के लिए हम कभी भी बाहर के कोण पे डिस्कस नहीं करेंगे, बाहर वाले कोण पे चर्चा नहीं करेंगे। जब भी मैं आपको गिनती करने के लिए बोलूं या कोणों के बारे में बताऊं तो आपको क्या समझना है, अंदर में आकृति के अंदर में जो कोण बन रहे हैं उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी के लिए हम लोग अंदर वाले कोण के बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि जहां पर भी दो भुजा मिलेगी वहां एक कोण बनेगा। कोण को एक तरीके से और आप लोग समझना, अगर कोई भी एक बिंदु से अगर दो किरण निकल रही होगी तो वहां पर उन दोनों के बीच का जो झुकाव होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिंदु ओ से दो किरण ए और बी निकल रही है, तो इन दोनों के बीच का जो झुकाव है इसे ही हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। तो कोण को मैंने दो तरीके से आपको समझाया। पहला कि जहां पर दो रेखाखंड मिलेगी या दो भुजाएं मिलेगी वहां पर एक कोण निश्चित तौर पर बनेगा। दूसरी चीज, अगर एक बिंदु से दो किरण निकलेगी तो वहां पर उनके बीच के झुकाव को भी कोण कहते हैं। ये सारी चीजें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो आप लोग जाओ चैट सेक्शन में यस लिखोगे और उसी तरीके से अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट टाइप कर देगा। ठीक है, अगर इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई है भुजा और कोण के बारे में तो आपको अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी। सभी को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें भुजा और कोण दोनों ही के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है इस आकृति में कितनी भुजा है और कितने कोण है। सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। अब आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा, सभी लोग आंसर करें। इसमें जो भी आकृति दे रखी है इसमें भुजा और कोण के बारे में बताना है, कितनी भुजा है और कितनी कोण। और जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कॉपी और पेन लेकर ही बैठेंगे, कॉपी और पेन में नोट्स बनाते रहेंगे। काफी बच्चे ऐसे हैं जो चैट सेक्शन में आंसर देते हैं। तो आप लोग क्या करो, पोल सेक्शन में जाओ और पोल सेक्शन में भी आंसर कर सकते हो। अगर पोल सेक्शन आप में नहीं आता तो आप लोग इस क्लास के बाद अपने गूगल मीट के ऐप को अपडेट कर देना। जब आप अपडेट करोगे तभी ये पोल का सेक्शन आप में दिखेगा। चलो ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन थे तो हम लोग अब इसे डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो हमारे पास जो आकृति दे रखी है अगर मैं इसे नाम दूं तो मैं इसे नाम कैसे दूंगा, ए बी सी डी ई। तो ये ABCDE की बात करूं तो इसमें भुजा आप कैसे गिनोगे। अब देखो कि इसमें कितने कितने कौन कौन से रेखाखंड से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहली रेखाखंड तो मुझे AB दिख रही है, एक रेखाखंड AB हुई। दूसरी रेखाखंड BC हुई। तीसरी रेखाखंड CD हुई। चौथी DE और पांचवी EA या A। मतलब यहाँ पर इस आकृति में टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 भुजाएं हैं। अब आप अपने ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें भुजाओं की संख्या 5 दे रखी है। अगर ऑप्शन ए की बात करूं तो दे रखी है नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या 5, तो ये हमारा सही उत्तर हो सकता है। ऑप्शन बी सी और डी को अगर देखो तो कहीं पर भी भुजा की संख्या 5 नहीं दे रखी है। तो इससे साफ पता चलता है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा सही आंसर नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, भुजाओं की संख्या 5। हमें कोनों की संख्या देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी अगर हमें यह देखना हो कि कोण इसमें है कितनी तो आपको क्या करना है, कोण गिनो। जहां पर मैंने कोण के बारे में क्या बताया कि जहां पर भी दो भुजा मिलेगी वहां पर एक कोण बनेगा। तो जैसे मैं ये बताऊं एंड भुजा नंबर 1 और भुजा नंबर 5 को अगर आप देखो तो यहां पर आपको एक कोण बनता दिख रहा होगा।
भुजा नंबर 1 और भुजा नंबर 5 के बीच एक कोण बनता दिख रहा होगा। उसी तरीके से एक भुजा और दो भुजा नंबर 1 और 2 के बीच भी एक कोण बनता दिख रहा होगा। इस तरीके से आप सभी कोण को अगर मार्क करो, तो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये पांचों आपकी कोण है। अब आप कोणों को गिनोगे तो आपको दिखेगी एक कोण यहाँ, 2, 3, 4, 5। मतलब इस आकृति में कोण भी कितने हैं, तो 5 कोण है। तो इस पूरी आकृति में भुजाएं कितनी हैं, 5, और कोण भी कितने हैं, 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, टोटल 5 कोण और 5 भुजा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का भी सभी को आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भुजा की संख्या नहीं पूछी गई है, आप सभी को कोण गिनना है। तो इस जो भी आकृति दे रखी है इसमें कोणों की संख्या आप सभी लोग बताएंगे। तो इस आकृति में कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखे, क्योंकि हो सकता है अगर आप हड़बड़ करोगे तो इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें कोण की संख्या कितनी है, 8, 10, 12 या 14। और मैं फिर से बता दूं, जब मैं कोण की बात कर रहा हूं तो मैं अंदर वाले कोण की बात कर रहा हूं। इस आकृति के अंदर में जो कोण बन रही है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। कुछ सेकंड और रुकेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी बच्चों के आंसर गलत भी हो रहे हैं और काफी बच्चे ने आंसर नहीं भी किया है। तो सभी लोग जाए पोल सेक्शन में आंसर करें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस आकृति में कोनों की संख्या पता करनी थी आपको, भुजा की संख्या नहीं पूछी जा रही है, कोनों की संख्या पूछी जा रही है। तो अगर फिर भी मैं अगर इस फिगर में कोण को भुजा को देखूं कि इसमें कितनी भुजा है, सबसे पहले हम देखते हैं भुजा कितनी है। तो अगर मैं भुजा को गिनूं तो आपको यहाँ दिख रही होगी, अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो आपको दिख रही है ये एक भुजा है, इसे 1 नंबर मैंने दिया। इसी तरीके से मैं सभी भुजा को हाईलाइट अगर कर दूं तो आपको दिख रही होगी, इसमें टोटल आप काउंट करके देखोगे, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब इस आकृति में टोटल 12 भुजा दे रखी है। लेकिन आपसे भुजा की संख्या तो पूछी नहीं गई थी, आपसे कोण की संख्या पूछी गई थी। तो अगर मैं देखूं, जहां पर भुजा नंबर 1 और भुजा नंबर 2, आप सभी लोग बस भुजा नंबर 1 और 2 को देखना। तो भुजा नंबर 1 और 2 जहां पर मिल रही है, वहां पर एक कोण यहाँ पर इस तरीके से हमें बनता दिख रहा है। उसी तरीके से भुजा 1 और 12 जहां पर मिल रही है, वहां पर भी हमें एक कोण ऐसा बनता दिख रहा है। भुजा 3 और 4 को देखो तो वहां पर भी एक ऐसा कोण दिख रहा है। इसी तरीके से मैं सभी कोण को दिखाऊं तो ये सभी जगह आपको कोण बनता दिख रहा है। अगर आप सभी को काउंट करो तो यहाँ पर से आपको दिखेगा ये टोटल 8 कोण हुए। और काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 8 है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर 8 नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 12 होगा। तो वो सभी बच्चे जो आंसर 8 किए थे, ऑप्शन ए किए थे, वो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर आपने क्या गलती की, कौन सा कोण ऐसा है जो छूट गया। तो अभी तक मैंने यहाँ पर 8 कोण आप सभी को दिखा दिए, सभी यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा दिए। अब आप देखो भुजा संख्या 2 और भुजा संख्या 3, यानी दूसरी भुजा और तीसरी भुजा जहां पर मिल रही है, उसमें अंदर की तरफ अगर आप देखो तो ये अंदर की तरफ एक कोण बन रही है, इसे भी हम कहेंगे एक कोण बनती हुई।
भुजा नंबर 11 और 12 के बीच में भी अंदर की तरफ यह एक कोण बनती दिख रही है। भुजा 8 और 9 के बीच में भी एक कोण बनती दिख रही है, और 5 और 6 के बीच में भी एक कोण दिख रही है। तो इस तरीके से हमें 4 और कोण मिल गई। भुजा 2 3 के मिलने से, 11 12 के मिलने से, 8 9 के मिलने से, और 5 6 के मिलने से। तो हमारे पास टोटल कोणों की संख्या जो हो गई 8 + 4 यानी 12। तो इस पूरी आकृति में टोटल 12 यानी 12 कोण है। तो जिन भी बच्चों का आंसर गलत हुआ था वो सभी को अब पता चल गया होगा कि उन्होंने कहां पर गलती की। तो इस क्वेश्चन का सब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी 12। अब आप लोग ये बताओगे, जिनका भी आंसर गलत हो गया था वो सभी लोग ये बताओ कि आपको ये समझ में आया या नहीं, आपने क्या गलतियां की थी। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको ये समझ में आ गया या नहीं, इस आकृति में इसका आंसर 12 क्यों है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भुजा और कोण के बारे में। अब हम, जैसे कि आप लोग को पता है कि कोण के बारे में हमने पढ़ा, तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कोण। ठीक है, 12 था सही आंसर था, तो वेरी गुड, आपका आंसर सही था। वेरी गुड। अब हम लोग ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोणों के प्रकार। तो अभी क्या करना है, आप सभी बच्चे सिर्फ नाम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने 6 अलग अलग प्रकार के कोण का नाम लिख रखा है। सभी लोग कोण के प्रकार के नाम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और समपूर्ण कोण। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी कोणों के बारे में पढ़ेंगे कि ये सभी कोण कैसे कैसे होते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर बोलूं तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल, या फिर इसे हम लोग कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। तो ये सभी 6 कोणों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोण पढ़ने के पहले आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, और पोल सेक्शन में मुझे अपना मीडियम बताएंगे कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या हिंदी मीडियम के बच्चे हो। तो आप सभी को पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा मीडियम करके। आप सभी को जाना है और बताना है आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। इससे मुझे ये पता चलेगा इस क्लास में मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं। कोई भी चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दे। जब आप पोल सेक्शन में आंसर करोगे तभी आपका डेटा मेरे पास पहुंच पाएगा। तो सभी लोग आंसर करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि इस क्लास में ज्यादातर बच्चे किस मीडियम के हैं। तो सभी लोग जाएं पोल सेक्शन में आंसर करें कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सभी कोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंगल्स कितने कितने प्रकार के होते हैं। सभी एक एक करके सभी कोण के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वह है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण आप किसे कहोगे? सबसे पहले आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखो कोण को आप मापते कैसे हो। अगर दो किरण या दो रेखाओं के बीच का आपको कोण मापना हो तो इसे मापने के लिए आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हो? चांदे यानी प्रोटेक्टर का यूज करते हो, रकाल यानी कंपास का यूज करते हो, स्केल का यूज करते हो, या पेंसिल का यूज करते हो? ये सभी लोग आप लोग बताओ। डी का यूज करते हो, ठीक है, डी का यूज करते हैं यानी चांद का यूज करते हैं। ठीक है, चांदे का यूज करते हैं। ठीक है, तो चांदे का यूज करके हम लोग देखते हैं कि उन दोनों जो दी गई किरण है या रेखा है उसके बीच का कोण कितने डिग्री की बन रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये हमारे पास ओ ए और बी, दो किरण ओ ए और ओ बी बिंदु ओ से निकल रही है, इनके बीच की अगर हमें कोण मापनी है तो हम कैसे मापेंगे? आप सभी को मैं आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि इसके बीच का कोण कितने डिग्री का है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखोगे और ये मुझे बताओ कि इस दोनों
लाइंस के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। आप सभी को दिख रहा होगा डी प्रोटेक्टर चांद। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। 45 डिग्री का बन रहा है। काफी बच्चे ने आंसर दिया 45 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, ये 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का बन रहा है। तो ये कैसा कोण है? न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि न्यून कोण क्या होती है? ऐसी कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ी हो। ध्यान से सुनना, 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 से बड़ी और 90 से छोटी। तो 45 क्या है? 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे, अर्थात एक्यूट एंगल कहेंगे। आप सभी बच्चे ये बताएं, अगर दो रेखाखंड या किरण के बीच 85 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी 85 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यह न्यून कोण होगा या नहीं? यस या नो? 85 डिग्री न्यून कोण है या नहीं? 85 डिग्री के बारे में सभी लोग बताएंगे ये न्यून कोण है या नहीं। तो यह न्यून कोण है क्योंकि यह भी 90 से छोटी है। तो 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी जो भी कोण होगी उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल कहेंगे। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई एक्यूट एंगल के बारे में, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखते हैं समकोण के बारे में, यानी राइट एंगल क्या होती है। तो ऐसे कोण, जिस ऐसी दो रेखा अगर उन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो ऐसे इसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे, यानी राइट एंगल कहेंगे। दो किरण या दो रेखाखंड के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बने तो हम उसे क्या कहेंगे? समकोण। समकोण मैंने पिछले क्लास में भी आपको पढ़ाया था, लंबवत रेखा पढ़ाते हुए। लंबवत रेखा मैंने क्या पढ़ाया? अगर दो रेखा के बीच समकोण बने तो उन्हें लंबवत रेखा कहेंगे, है ना। तो समकोण उसी वक्त बताया था, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो जब भी आप समकोण देखो तो समकोण वर्ड से ही आप समझ जाना ये 90 डिग्री को दर्शा रही है। तो दो रेखा के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बने तो उसे हम उस एंगल को क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। यहाँ पर मैंने दो किरण बना रखी है, ओ ए एंड ओ बी। अगर आप इसे मापोगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण आपको दिखेगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर जो इस तरीके का चिन्ह मैंने पहले से बना के रखा था, ये चिन्ह इसी चीज को दिखाता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। तो न्यून कोण कैसी होगी? जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होगी उसे न्यून कोण कहेंगे। जिसकी माप एग्जैक्ट 90 डिग्री होगी उसे हम समकोण कहेंगे। तो न्यून कोण और समकोण के बारे में अगर सभी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आप लोग यस लिखोगे, और कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो न्यून कोण और समकोण के बारे में आप सभी को समझ में आ गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लास्ट टॉपिक आज की देख लेते हैं, अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण पढ़ के फिर हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो अधिक कोण क्या होता है? तो अधिक कोण के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऐसे कोण जिसका माप 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। तो अगर मैं इसे मापने की कोशिश करूं, ओ ए बी, इसके बीच का कोण अगर आप देखना चाहो तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाओगे और चैट सेक्शन में मुझे बताओगे कि इसके बीच का कोण कितने डिग्री का है। सभी लोग ध्यान से देखना और मुझे बताना कि ओ ए और ओ बी जो दो किरण है, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ध्यान से देखो, जो भी 109 डिग्री लिख रहे हैं वो ध्यान से देखें, और जो बच्चे 120 डिग्री भी लिख रहे हैं वो भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा इन दोनों के बीच 125 डिग्री का कोण बन रहा है। 120 कुछ 120 से थोड़ी ज्यादा है और 130 से कम है, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच
125 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि 125 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ओ ए और ओ बी के बीच हमारा 125 डिग्री का कोण है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो कोण है सर होमवर्क बता तो सर 2-3 मिनट रह गई है। अपने आप को म्यूट रखें पहले, और जो डाउट है वो आप चैट सेक्शन में लिखकर पूछ लो। पहले इस चीज को सुन लो जो मैं समझा रहा हूँ, पहले इसको सुन लो, उसके बाद आप अपना डाउट पूछना। तो यहाँ पर मैं वह बता रहा हूँ कि ओ ए और ओ बी के बीच 125 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 125 को आप देखो तो आपको पता है कि ये 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है। तो 190 से बड़ी और 180 से छोटी ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो ऐसी कोई भी कोण जो 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 डिग्री से छोटी हो, तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में अगर सभी चीज आपको समझ में आ गई, इसमें कुछ बेसिकली समझना नहीं था, आपको बस ध्यान रखना है कि एक्यूट एंगल किसे कहेंगे या न्यून कोण किसे कहेंगे? 90 डिग्री से छोटी। अगर 90 डिग्री के बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। और 90 से बड़ी 180 से छोटी है तो अधिक कोण कहेंगे। इसके आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है आपका तो आप चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, अदरवाइज आप यस लिख दो कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई है तो हम लोग क्या करते हैं, आज का होमवर्क देखते हैं कि आज आपको घर जाके क्या बनाना है, घर पे क्या बनानी है। अभी आपको मेरी स्क्रीन कुछ देर के लिए नहीं दिखेंगी। आप कोई भी बच्चा अभी क्लास लेफ्ट कर कर नहीं जाएगा। आप सभी लोग ये बताओ, अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? होमवर्क वाली बुक दिख रही है या नहीं दिख रही है? सभी लोग लिखकर बताएंगे आपको ये बुक दिख रही है या नहीं दिख रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके प्रश्नावली, जिसके पास भी ये बुक है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आपको जाना है प्रश्नावली 1.1 पर। प्रश्नावली 1.1 पर आपको जानी है। और सभी लोग जिसके पास भी ये बुक है पहले वो सुन ले, जिसके पास भी ये बुक है वो लिख ले 1.1। और 1.2 आपकी होमवर्क है, इसे आप इसी बुक में बनाएंगे, इसी बुक में बना लेंगे, आपको कॉपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिसके पास भी ये बुक नहीं है वो लोग ध्यान से सुने, जिसके पास भी ये बुक नहीं है उनको आने वाले कुछ ही दिनों में आप सभी तक ये बुक पहुंचा दी जाएगी, आपके स्कूल के द्वारा ये बुक आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, अभी के लिए इसके स्क्रीनशॉट ले लेनी है। मैं यहाँ जूम कर दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 की जिसके पास भी ये बुक नहीं है सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले ले और इसको आप अपने किसी भी एक कॉपी में बना लेना। तो जब आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मुझे बता देना, फिर मैं एक्सरसाइज 1.2 स्क्रीन दिखाऊंगा। ठीक है, और भी बच्चे जब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे।